बच्चों, मेरा नाम कृष्णा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों, अब आपके लिए हम लोग एक नया वीडियोस लेके आ गए हैं। इस वीडियोस में बेसिकली हम क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और हम सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, वो हमारा मैथ्स का जो वीडियोस रहेगा उससे शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करें बच्चों। जैसे कि हम मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसको हम पहले लेके आए हैं। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रियल नंबर्स। और ये वीडियो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन पे रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि बच्चों, हम सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग को ही समझते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। वैसे तो शायद से आपको पता ही होगा, फिर भी चलिए जल्दी से देखते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। तो बेसिकली बच्चों, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपको रेशनल नंबर्स नहीं पता है तो हमारी क्लास 9 की वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इन्हीं नंबर्स के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आपके होते क्या है। तो रियल नंबर्स, ठीक है, कंसिस्ट आप कह सकते हो कि रियल नंबर्स कंसिस्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं बच्चों, वो आपके रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के सेट ऑफ जो ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, किसके, रेशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर्स के। रियल नंबर्स क्या है, आपके एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, किसके, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के। और इन्हीं नंबरों को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा देखिए, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स तो के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन अगर ये रेशनल्स और इरेशनल इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, तो हमारे अनरियल कह लो या इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो बच्चों, जिनके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ोगे वो है इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है, वो है इमेजिनरी नंबर्स, जिसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स से अलग होते हैं, जो फिलहाल अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो इमेजिनरी नंबर्स में किस टाइप के नंबर्स आते हैं बच्चों, जो रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लाइक -√2, ठीक है, -√3, यानी कि ऐसे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जो रूट के अंदर होते हैं, ऐसे नंबरों को अभी तक आपने रियल नंबर्स में या रेशनल नंबर्स में कहूँ या इरेशनल नंबर्स में नहीं देखा होगा। तो ऐसे ही नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, जिनके बारे में हमें कहाँ पे पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। तो फिलहाल आपको सिर्फ फोकस करना है किसमें, रियल नंबर्स पे फोकस करना है। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो बच्चों, आपको थ्योरम 1.1 यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, ठीक है। देखिए, ये थ्योरम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये थ्योरम समझ में आएगा तभी आप कुछ क्वेश्चंस को सही से समझ के कर भी सकते हैं। और दूसरा, अभी तो आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में असर्शन रीजन जैसे कुछ सवाल्स को भी डाला जा रहा है, तो इसीलिए आपको थ्योरम्स को याद भी रहना चाहिए। मे भी हो सकता है कि आपको ऐसे थ्योरम्स असर्शंस और रीजन में भी पूछा जाए। तो ये थ्योरम जो है, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं, जो कि फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, इसके कहने का मतलब है जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब रही बात, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो बच्चों कंपोजिट नंबर्स हम किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, हम उसे कहते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और दूसरे कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों,
प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, दूसरे कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो 2 है। क्यों? क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर हैं, एक तो बच्चे 1 हो जाएगा इसका फैक्टर और एक हो जाएगा 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। यानी कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स एंड दैट टू फैक्टर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल इज 1 एंड सेकेंड नंबर इज इटसेल्फ। दो फैक्टर्स, लेकिन दो फैक्टर्स में एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा, ऐसे नंबर्स को ही हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जैसे कि 3 है तो 3 भी बच्चों आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी कितने फैक्टर्स होंगे? दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक 3। वैसे ही और नंबर ले लोगे, यानी कि इसके बाद आएगा 5, तो 5 के भी दो ही फैक्टर्स, एक हो गया 1 और एक हो गया 5। सिंपल। यानी कि द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड द सेकेंड वन इज इटसेल्फ, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम नंबर कहते हैं। तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 7 आएगा, देन 11 आएगा, 13 आएगा और उस तरीके से 17, 19, इस तरीके से आप एटलीस्ट आप लोगों को 2 से लेके 100 तक के बीच में जो नंबर्स हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स है, यानी कि 1 से लेकर अगर 100 तक की बीच की बात करें तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स होंगे। आप उन 25 प्राइम नंबर्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। प्राइम नंबर्स तो आपको याद कर लेने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? अब कंपोजिट नंबर्स क्या है, उसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब हुआ कि जिन नंबरों के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। लाइक 4 का एक एग्जांपल लेते हैं, 4। तो 4 के फैक्टर्स की बात करें 1, ठीक है, फिर 2 और ये 4 फैक्टर्स तो जानते ही हो ना, यानी कि वो नंबर जिससे 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 4 जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उन्हीं नंबरों को हम 4 का फैक्टर्स कहेंगे। तो 4 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम इन तीनों को बच्चों क्या कहेंगे? ये तीनों 4 के फैक्टर्स हैं। तो इसमें देखिए 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए, 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए तो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 6 का, तो 6 के कितने फैक्टर हो गया? एक तो 1 तो होता ही है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है, और उसके बाद 6। यानी कि इस तरीके से आपने देखा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर है? अब समझते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या समझा रहा है। तो बच्चों ये थ्योरम क्या समझ जा रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहले इतनी लाइन को समझते हैं कि इतना लाइन ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इतने लाइन में देखो बच्चों, वो क्या कह रहा है कि जितने भी आपके कंपोजिट नंबर्स हैं उसको अगर आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने तो आता है, ठीक है। अगर हम उसको फैक्टराइज करें तो उनका जो प्रोडक्ट है उन सभी में बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही होगा। नहीं समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल, सपोज चलो एक 12 का एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। 12 लेते हैं, तो 12 क्या है? एक कंपोजिट नंबर। तो अगर आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, लाइक 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। क्लियर? तो इसको फैक्टराइज करने के बाद आप 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है? यानी कि आपने एक चीज नोटिस किया कि ये जो कंपोजिट नंबर है, जब इसको फैक्टराइज करके उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया तो सारे के सारे क्या मिले हमें? प्राइम नंबर। ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। यानी कि आपके नंबर्स में, रियल नंबर्स में जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसको अगर आप फैक्टराइज करके लिखोगे तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 48 है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। चलिए इसका फैक्टराइज करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 और लास्ट में 3 1 जा। तो आप देख रहे हैं कि 48 को भी कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो आप इनमें भी देखिए बच्चों, इनमें भी क्या आ रहा है, सभी के सभी नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स ही हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि अगर कोई x नंबर है हमारे पास, और मान लेते हैं x हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, x हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। क्लियर? तो अगर आपका x कंपोजिट नंबर है बच्चों, तो इसको एज अ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो सब के सब यानी कि P1 इंटू P2 इंटू P3 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, मतलब जितने भी नंबर्स आपके मल्टीप्लाई में आ रहे होंगे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्राइम नंबर्स। बात आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं बच्चों, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के ही उसमें करेंगे। यानी कि अगर कहीं पे बहुत, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है और ये 11 है, ये एक पूरा नंबर होता है। तो जब इस पूरे नंबर को देख रहे हो कि 3 है इंटू 5 है इंटू 7 है इंटू 11 है, यानी कि सभी के सभी नंबर्स क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट जो भी आए, सपोज x आ गया, मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अगर ये x को हमने एक्सप्रेस कर रखा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो डेफिनेटली ये x क्या होगा बच्चों, ये x आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है? तो ये थ्योरम आपको यही सिखाता है कि जितने भी आपके कंपोजिट नंबर्स हैं उसको आप एज अ एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है? अगली लाइन क्या बोल रहा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। जितने भी कंपोजिट नंबर्स हो गए उनको आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में उसके प्रोडक्ट को लिख सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट कर दिया उसके प्राइम नंबर्स में। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऑल आर दी प्राइम नंबर्स। 48 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऑल आर दी प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिसको आपने एज अ प्राइम नंबर्स की तरह एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट में, तो वो तो कंपोजिट हो गए। लेकिन वो दूसरी लाइन क्या बोल रहा है कि ये सबके सबके यूनिक होंगे, और क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, यानी कि हम ऑर्डर को अगर इधर उधर कर देंगे, यानी कि एक्सेप्ट दी ऑर्डर, आप ऑर्डर पे ध्यान दोगे तो उसको ऐसा मत सोचना कि वो अलग हो गया, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। जैसे 12 को अगर हम ऐसे लिख दें, 3 को आगे लिख दें और दोनों 2 पीछे लिख दें, तो ऑर्डर इधर उधर करने का मतलब है कि वो हम उसको सेम ही मानेंगे। अगर हम ऑर्डर का जो उसको अगर हम छोड़ दें, तो अगर ऑर्डर का अरेंजमेंट को अगर छोड़ दोगे, तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जितने भी, यानी कि जैसे कि 12 को हमने एक्सप्रेस करा है 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो इसके मतलब ये यूनिक है। ऐसा और कोई कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता है, ऐसा और कोई कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता है जिसमें 2 2 हो और एक 3 हो। यानी कि यही कहना चाहता है कि अगर आप ऑर्डर को भूल जाए, ऑर्डर पे अगर ध्यान ना दे, तो सभी के सभी जो आपने प्रोडक्ट निकाल रखा है, सभी कंपोजिट नंबर्स के क्या होते हैं बच्चों, यूनिक होते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम का मीनिंग को भी आप समझ गए। क्लियर है? यानी कि एक बात तो तय हो गई कि कंपोजिट नंबर को हम अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो सब के सब प्राइम नंबर ही मिलेगा। लेकिन चलिए समझते हैं कि प्राइम नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमें थ्योरम में नहीं दे रखा, लेकिन समझते हैं। कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, सपोज आपने प्राइम नंबर उठा लिया 11, तो 11 को अगर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो बच्चों एक ही तरीका है, दैट इज 1 इंटू 11। ऑर्डर को इधर उधर करने से तो जैसे कि मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, 11 इंटू 1 लिखो या 1 इंटू 11 लिखो, बात लिखनी पड़ेगी। तो यानी कि प्राइम नंबर को एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है, एक तो वो खुद नंबर होगा और एक क्या मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है। कोई से भी प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे कि आपने 19 उठाया तो 19 को भी आप 1 इंटू 19 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम एक प्राइम नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते। तो डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर को अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ऑल आर द प्राइम नंबर्स, सबके सब आपके प्राइम नंबर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्राइम नंबर्स को
प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपको एक ही तरीका मिलेगा जिसमें एक तो खुद होगा और एक वन होगा। क्लियर है? अब ये भी समझ लीजिए कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर, सिर्फ कंपोजिट ही नहीं, ये भी आपके बुक में लिख रखा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनको भी उनके फैक्टराइजेशंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे बच्चों तो वो भी यूनिक होता है। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो 1 से लेके जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं उनका फैक्टराइजेशंस करके अगर हम उनका प्रोडक्ट को लिखें तो सबका यूनिक आएगा, किसी का सेम नहीं आएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी नंबर्स के दोनों के उनके जो फैक्टर्स है वो सेम होते हैं, सबके फैक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो चलिए आपको ये आई होप की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n end with digit 0। इस सवाल का मतलब को पहले समझिए। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक नंबर है दैट इज 4 की पावर n, जिसमें आपको बोला गया है कि n इज नेचुरल नंबर्स, यानी कि आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, क्या 4 की पावर n में n की वैल्यू कोई ऐसी हो सकती है क्या जिसको पुट करने पर जो हमारा रिजल्ट आए, यानी कि 4 की पावर n जो आए उसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो नंबर एंड हो वो किससे हो जाए, 0 से हो जाए। यानी कि वो बोल रहा है कि 4 की पावर n है तो n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करिए, 10 पुट करिए, 100 पुट करिए, 2000, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करिए, और क्या उसको सॉल्व करने के बाद जो पूरा आंसर आएगा उसमें जो लास्ट का डिजिट है वो क्या 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता, आपसे पूछ रहा है। तो आपको इसको समझाने से पहले देखो एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो अगर आपके 4 की पावर n हो, चाहे 2 की पावर n हो, चाहे 6 की पावर n हो, कभी भी अगर किसी नंबर के ऊपर इस तरीके से पावर लगा है तो पावर ये डिसाइड नहीं करता है कि वो नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा। ये माइंड में बिठा लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखिए आप पावर कितना ही लगा लीजिए, चाहे उस पर 10 पावर लगा दीजिए, 10, चाहे 100 पावर लगा दीजिए 4 पे, चाहे 200 लगा दीजिए, चाहे 1000 लगा दीजिए, आप 4 के ऊपर कितनी बड़ी से बड़ी पावर या ऐसी पावर जिसमें 0 0 हो, तो ये मत सोचिएगा कि वो 0 0 वाला पावर लगा दे। यानी कि ये मत सोचना कि अगर 4 की पावर मैंने 100 लिख दिया तो मे बी ये नंबर 0 से एंड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माइंड में पहले बिठा लीजिए इस बात को कि पावर हमारा ये डिसाइड नहीं करता है कि वो नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो सर कौन डिसाइड करता है? डिसाइड कौन करता है? जो ये आपका नंबर है ये डिसाइड करता है कि ये नंबर 0 से एंड होने वाला है या नहीं होने वाला। उसके ऊपर पावर कुछ भी लगा रहा है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर कुछ भी लगा रहे, मेनली डिपेंड करता है नंबर पे। तो नंबर देखिए, अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें जो 0 से एंड होते हैं, जैसे कि सपोज आप ले लीजिए 50, ठीक है। तो 50 में देखिए इसका प्राइम फ्रैक्शन करिए तो 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। और कोई सा एग्जांपल ले लीजिए, लाइक 250 ले लीजिए तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। और उसके बाद 5 से कर दीजिए, ठीक है। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 अब कितने ही ऐसे नंबर ले लीजिए बच्चों जिसके लास्ट डिजिट 0 से एंड होता हो, तो उनमें सब में आप एक कॉमन चीज क्या देख पाएंगे कि उन सभी में 2 प्राइम फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, दैट इज 2 and 5। या यूं कहें कि जिस नंबर का एंड 0 से होता है, जिस नंबर का एंड 0 से होता है वो 2 नंबर से डेफिनेटली डिवाइड होगा, 2 से भी और 5 से। ऐसे ही हमने सीख ही रखा है कि जिसके लास्ट में 0 होता है वो दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी और 5 से। तो ये बात तो तय होगी कि जिन भी नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 होता है, जिन भी नंबर्स में लास्ट डिजिट 0 होता है बच्चों, वो 2 नंबर से डिवाइड होता है, दैट इज 2 and 5। और उसका मतलब उसके 2 फैक्टर्स तो होना जरूरी है, एज अ 2 और एज अ 5। उसके अलावा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 और 5 तो उसके फैक्टर्स होने ही चाहिए। और अगर नहीं है तो वो फिर 0 से एंड नहीं होगा,
चाहे उस पर कितने ही पावर लगा रहे हैं। क्लियर है? तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है मैंने। फॉर दी नंबर्स 4 की पावर n टू एंड विद डिजिट 0, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि 4 की पावर n किससे एंड हो जाए, 0 से एंड हो जाए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। तो 4 को, ठीक है, मैंने फिर बोल रहा हूँ, देखो उसके ऊपर पावर कुछ भी लगाओ वो डिफाइंड नहीं करेगा कि वो नंबर 0 से एंड होने वाला है या नहीं होने वाला। तो बोथ 2 एंड 5 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए जिसके ऊपर ये पावर लगाया गया है। फोर, दिस मीन्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 4 की पावर n शुड कंटेन द प्राइम नंबर्स 2 एंड 5। अगर वो दोनों नंबर से डिवाइड होने चाहिए, 2 से भी और 5 से भी, इसका मतलब क्या होगा कि उसके प्राइम फैक्टर्स 2 होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। अगर उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशंस 2 और 5 नहीं है तो बच्चों उसके ऊपर तुम कितना ही पावर लगा लो वो 0 से एंड नहीं होने वाला है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अब इसके लिए बोल रहे हैं कि 4 की पावर n 0 से एंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 का जो फैक्टर वो कितना है, 2 और 2, 2 इंटू 2 है, यानी कि 2 ही है इसमें, 5 नहीं है। सो 2 इज ओनली द प्राइम फैक्टर ऑफ 4, देयर इज नो एनी 5, मतलब कि इस 4 में 5 कोई कॉमन फैक्टर्स, सॉरी प्राइम फैक्टर्स 5 नहीं है। इसीलिए आप कुछ भी कर लीजिए, उस पर कितना ही बड़ा पावर लगा दीजिए बच्चों, ये 0 से एंड नहीं होगा। वैसे ही जैसे 6 की पावर अगर n की बात करें तो यहाँ पे भी आप n कुछ भी पुट करते चले जाओ, ये 0 से एंड नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स एक तो 2 होगा और एक होगा 3 होगा, 5 नहीं है। 2 तो है, 2 है बट 5 नहीं है, यानी कि दोनों का होना जरूरी है। किसी भी नंबर में अगर 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं फैक्टर्स में उसके, तभी वो 0 से एंड होगा। यानी कि फिर से आपको बोल दो बच्चों, उसका पावर डिसाइड नहीं करता है कि वो नंबर 0 से एंड हो जाएगा। जब तक देखो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना, आप इसको लिख भी नहीं पाओगे। अगर आपको समझ में आ जाती है चीज़ें तब आप इसको स्टेटमेंट्स को याद करने में भी आसानी रहता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये 4 की पावर n या 6 की पावर n कभी भी ये 0 से एंड नहीं हो सकते, चाहे आप n कुछ भी पुट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ का तो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन अभी 10th में हमें एक डेफिनेशन टाइप का दे रखा है कि किस तरीके से आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दी नंबर्स, जिन 2 या 2 से अधिक नंबर्स में, जिन 2 या 2 से अधिक नंबर्स के बीच में आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, उनके जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाले होंगे, तो ध्यान रहे इसमें एक वर्ड भी है कॉमन, यानी कि जितने भी आपके कॉमन प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके स्मॉलेस्ट वाले पावर को क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि इनटू कर देना है, आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे सपोज 6 एंड 20 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशंस। तो 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे तो बच्चों 2 3 जा 6 और 3 1 जा। 20 का अगर करेंगे तो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यानी कि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब डेफिनेशन को ध्यान दें, आपको प्रोडक्ट करना है जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनके स्मॉलेस्ट वाले पावर। तो यानी कि एचसीएफ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कॉमन खोजना है पहले, ठीक है। 6 और 20 में कौन से नंबर जो कॉमन है, तो 2 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है, पर उसमें भी कौन सा वाला चाहिए, स्मॉलेस्ट वाला। तो ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1। क्लियर? तो बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है कि आपको सभी दो, जितने भी 2 नंबर्स हैं, 6 और 20 एग्जाम्पल लिया, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है कॉमन वाले का, उनको प्रोडक्ट करना है। यानी कि मान के चलिए कोई 2 नंबर है, यहाँ पे एक x है एक y है। x का प्राइम फैक्टरेशन किया आपने 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और सपोज 5 की पावर 2 आ गया, ठीक। मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया x का। वैसे ही एक y का किया तो वहाँ पे आया 2 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर 2 और मान के चलिए 5 की पावर 2 आ गया, ठीक है।
तो अब x और y का HCF क्या होगा? तो देखिए HCF ऑफ x, y, ठीक। तो फिर से डेफिनेशन को ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, आपको स्मॉलेस्ट पावर उठाना है जो कि कॉमन है। तो मैंने तीनों, अभी इस केस में तीनों कॉमन है, 2 भी दोनों में आ रहा है, ठीक है, 3 भी दोनों में आ रहा है और 5 भी दोनों में आ रहा है। तो इनका प्रोडक्ट करना है, लेकिन किनका? जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर। तो इनमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1। 3 में भी स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? 3 की पावर 1 वाला, 2 वाला स्मॉलेस्ट नहीं है। और 5 की पावर 2, और यहाँ पे भी क्या है? 5 की पावर 2। तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ? 5 की पावर 2 ही हुआ। जब दोनों ही 5 की पावर 2 है तो लार्जर भी होगा और स्मॉलेस्ट भी वही होगा। यानी कि आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और देखिए ये आपका आंसर है। तो HCF निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बना दीजिएगा। बहुत सिंपल है कि आपको 2 नंबर्स जो दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टर्स करिए, फिर उनके पावर्स को अच्छे से लिख लीजिए। 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, या और भी जो नंबर्स है, फिर खोजिए कॉमन कौन कौन से है। ध्यान देगा HCF में आपका कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। फिर उनमें भी जो स्मॉलेस्ट पावर रहेंगे उनको पिक करके उनका प्रोडक्ट कर देना है, वही आपके क्या हो जाएंगे? HCF। क्लियर है? तो आपको HCF निकालना आ ही गया, ठीक है। 2 नंबरों का भी ऐसे निकालते हैं और 3 नंबरों का भी वैसे ही निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इनमें भी प्रोडक्ट ही करना है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर को, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, इसमें कहीं पे कॉमन वर्ड नहीं आता है। HCF में हमें उन्हीं के स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो आपके कॉमन होते हैं, यानी कि दोनों नंबर में जो आते हैं। बट LCM में ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रोडक्ट तो करना है सभी ग्रेटेस्ट पावर का, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व है प्राइम फैक्टर्स में। आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि वो कॉमन होने ही चाहिए, यानी कि दोनों नंबर में आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है LCM के केस। LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, आपको पता ही होगा। तो अगर एक एग्जांपल ले लें 6 and 20 का, इसका LCM निकालते हैं। तो फिर से वही सेम, 2 3 6, 3 1 3, 20 का करेंगे 2 1 2 0, 2 5 10 और 5 1 5। तो 6 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 3, 20 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। तो LCM का डेफिनेशन को फिर से देखिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर विच आर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। तो देखिए अगर आप इसको देखिए, ये नंबर्स इन्वॉल्व, अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है ये ध्यान देना है। कॉमन है ना, तो कॉमन है तो दोनों, मतलब हम देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 की पावर 2 वाला, 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2, तो ग्रेटेस्ट हो गया 2 की पावर 2। लेकिन उसने ये बोला है कि आपको सभी ग्रेटेस्ट पावर लेना है, आपको ये नहीं देखना है कि वो कॉमन है या नहीं है। तो उस हिसाब से 3 की पावर 1 भी ग्रेटेस्ट हुआ। भाई 3 कॉमन नहीं है दोनों में, लेकिन अगर सिर्फ 3 को देखा जाए तो ग्रेटेस्ट वही हुआ। तो आप इसमें 3 की पावर 1 भी इन्वॉल्व करोगे और 5 की पावर 1 को भी इन्वॉल्व करोगे। जो कॉमन होंगे, ऐसे याद कर लीजिए, कॉमन होंगे उसमें ग्रेटेस्ट पावर को पिक कर लीजिए, और जो कॉमन नहीं है वो वही सेम नंबर आ जाएगा, क्योंकि वही ग्रेटेस्ट होगा। इसका LCM कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि 5 4 जा 20 और 20 3 जा 60, यानी कि इनका LCM कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक एक्स वाई करके समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक एक्स नंबर है, ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 ले लेता हूँ 1। एक्स है 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, चलिए, और यहाँ मान के चले 5 की पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि x भी कोई आपका नंबर है और y भी कोई नंबर है। तो x और y का अगर हमें LCM निकालना है, LCM ऑफ x और y, तो फिर से डेफिनेशन में जाइए, ग्रेटेस्ट पावर आपको खोजना है, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने सारे, अब एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं ताकि हमें ये भी समझ में आ जाए कि जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया? 2 की पावर 2 वाला। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया? 3 की पावर 3 वाला। अब 5 की पावर 2 है, तो ये कॉमन नहीं है, फिर भी हम इसमें
इसको इन्वॉल्व है नंबर्स में, उसने बोला है कि जो भी नंबर इन्वॉल्व है उनका ग्रेटेस्ट पावर लेना है, तो 5 की पावर 2 तो यही उसका ग्रेटेस्ट भी हो गया। यानी कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जो रिजल्ट होगा यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना आ गया, कैसे निकालना, ठीक है। इनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है तो सिंपल इनको रहने दीजिएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं फिर एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन देखते हैं किसी भी दो इंटीजर या नंबर्स और उसके एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी। तो ये रिलेशन बच्चों पहले तो ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो दो ही इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दो या दो से अधिक नंबरों का भी निकल सकता है। लेकिन ये जो आपको रिलेशन बता रहा हूं ये सिर्फ दो ही नंबरों का है, यानी कि दो ही नंबर होने चाहिए और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर हम इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दें, यानी कि ए इंटू बी कर दें, इन दोनों नंबरों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, क्या कर दें, ए इंटू बी कर दें, तो बच्चों ये हमेशा किसके बराबर होता है पता है, इन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन्हीं दोनों नंबरों के एलसीएम, यानी कि ये जो दो नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है सेम रिजल्ट आएगा अगर आप इन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ इन्हीं दोनों नंबरों के एलसीएम को भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल की नीड होगी। जैसे मान के चलिए एक नंबर है हमारे पास 96 और एक नंबर है हमारे पास 400। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए 96 का पहले हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फ्रैक्शंस, यानी कि हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12 एंड 2 3 = 6 और 3 1 = 3। सिमिलरली इसका भी प्राइम फ्रैक्शंस कर लीजिए 404 का, तो 2 2 = 4 0, 2 2 = 4, देन 1 0 1, ठीक है। और ये बच्चों एक प्राइम नंबर है तो ये 1 0 1 बार में ही आपका डिवाइड हो जाएगा। दोनों का प्राइम फ्रैक्शन आपने कर लिया, तो चलिए इसको सही से लिख लेते हैं। तो 96 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए यहाँ कितने 2 है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1। और 404 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 की पावर 2 और 1 0। इसे इससे भी याद करिए, हम इनके एचसीएफ निकाले जा रहे हैं। तो अगर हम निकालें एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, डेफिनेशन याद करिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फ्रैक्शंस व्हिच आर कॉमन इन द नंबर्स। जो कॉमन होता है उनमें भी जो स्मॉलेस्ट पावर्स होती है उनके प्रोडक्ट का ही हमारा एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या है, दोनों नंबरों में 2 है, उसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 2 की पावर 2 वाला स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2, दैट मींस 4। डन। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम भी मैं इसी तरीके से निकाल लेता हूँ। तो एलसीएम अगर मैं निकालूँ 96 और 404, क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द फैक्टराइजेशंस इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी कि नंबर्स में जो भी ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी को आप प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप एलसीएम में ये नहीं ध्यान रखते हैं कि कॉमन ही होना चाहिए, कॉमन नहीं होगा तो भी उसको आप इन्वॉल्व करेंगे। यानी कि इन दोनों में देखिए 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, बड़ा नंबर हो गया पावर वाला 2 की पावर 5। देन 3 अगर कॉमन नहीं है तो वो अकेला है तो वही ग्रेटेस्ट हो जाएगा और 1 0 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 की पावर 5 दैट इज 32 और 3 को 1 0 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 0। अब फर्दर फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 303 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करें 6, ठीक है, 0 6 9 0 9, यानी कितना आ जाएगा 6 9 6 9, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 9696, ये हमारा एलसीएम। तो हमने क्या करा बच्चों, मैंने यहाँ पे दोनों नंबरों का एचसीएफ भी निकाल दिया है और एलसीएम भी निकाल दिया है। अब चलो देखते हैं जो रिलेशन आपको समझाया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि 9, अब ये दोनों हमारी क्या है इसमें
96 और 404। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि 96 इंटू 404 ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 404 को अगर आप 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, ठीक है, फिर 0 हो गया और 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 और ये हो जाएगा 8 7 8 और ये 3 8 7 8 4 6 2 8 4 3 7 6। यानी कि आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों तो उसका रिजल्ट कितना आया 38,784। तो ये जो रिलेशन ये कहता है कि इन्हीं दोनों नंबरों के अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। यानी कि हमारा एलसीएम कितना था 9696, ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना था 4 था। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा 24 बचा 2, 9 4 जा 36 बचा 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 27 बचा कितना 2, 9 4 जा 36 36 और ये 30 आगे ना सेम कीजिए 38,784। और इन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 38,784। तो एग्जैक्टली मैं यही समझाना चाहता था कि कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है उसके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर। ठीक है।